नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। फरवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने के बाद से ही दिल्ली में जो जारी असमंजस था उसकी स्थिति अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा भंग हो चुकी है और अब नए सिरे से चुनाव होंगे। लेकिन इन कुछ महीनों के दौरान दिल्ली की तस्वीर काफी बदली है, चेहरे बदले हैं, मुद्दे भी बदलते ही लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी जनता की पसंदीदा पार्टी बनकर उभरी, क्या विधानसभा चुनाव में ये ट्रेंड बरकरार रह पाएगा? कांग्रेस पार्टी क्या अपना पुराना रिकॉर्ड दोहराएगी या फिर कुछ बेहतर भी कर सकती है, बदतर भी कर सकती है? सबसे बड़ा दाव लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए है, जिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने अपने पैर जमाने दिए और दिल भर कर प्यार दिया, वोट दिया। क्या वाकई वो अपना रिकॉर्ड दोहरा पाएंगे, उससे कुछ बेहतर कर पाएंगे, या एक बड़ी नेशनल पार्टी के तौर पर उभरने का जो मौका उनके पास आया था, क्या वो बरकरार रह पाएगा? कई मेहमानों के जरिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली से जो संकेत हमें मिलेंगे वो किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि अभी अभी जो हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं वो काफ़ी हद तक संकेत दे रहे हैं कि दिल्ली में भी तस्वीर कुछ उस तरह की हो सकती है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक मेहमान तो हैं ही, लेकिन साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जनसत्ता अखबार के एडिटर हैं। इसके अलावा मेरे साथ गोपाल राय हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जयवीर शेरगिल बहुत जल्द मौजूद होंगे, और साथ ही नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के आरपी सिंह, वो भी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओम थानवी जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूं कि फरवरी से अब तक क्या ऐसा है दिल्ली में, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हाइलाइट्स हैं जो बदल चुके हैं? ये देखिए, दिल्ली में ही नहीं, देश के कई हलकों हमने देखा कि एक हवा जो है वो नरेंद्र मोदी की है, और लोग बदलाव चाहते थे। कांग्रेस की 10 साल की जो भी परफॉर्मेंस थी उससे लोग खफा थे, और फिर एक नए किस्म का तेवर जो है वो नरेंद्र मोदी लेकर के आई, और लोगों ने उनमें एक विश्वास जताया है। और उन्होंने जो वादे किए, जो दावे किए, अभी वो भी कहते हैं, और शायद लोग भी उनके समर्थक मानते हैं कि अभी लगभग 6 महीने होने को हैं, पर ये काफ़ी वक्त नहीं है, बना हुआ है। लेकिन तो वो एक सुरक्षा का जो कवच है, वो कलेवर बना हुआ है, उस सुरक्षा का कवच उनको हासिल है। पहली बात ये। दूसरी बात, आप सरकार जो है वो कोई विफल सरकार नहीं थी। जो 49 दिन सरकार चली, मेरा मानना ये है कि वो सरकार ठीक चली, और उनमें एक जोश भी था और एक नैतिकता के मापदंड उन्होंने कायम कर दिए, वरना तो खरीद फरोख्त जिस दिन की थी वो हो चुकी होती। लेकिन 8 महीने में उन्होंने अपनी जगह जो थी, जिसमें मतलब वो जो एक आंदोलन का तेवर था, वो रात भर जो है वो इस सड़क के ऊपर आंदोलन करने वाले लोग, वो अचानक जो है वो कहाँ गए, इसका मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी ज़मीन जो है खुद पोली कर ली है। अब क्या होता है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन टक्कर जो है वो आप और भाजपा में है। कांग्रेस अभी इस तरीके से इतना अपनी जगह वापस नहीं बना पाई है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा 7 में से 4 लोगों की तो जमानत जब्त हो गई, जिसमें एक शीला दीक्षित के बेटे भी थे। तो 15 साल में के शासन के बाद इतनी जल्दी जमीन उखड़ गई उनके पैर के नीचे से? नहीं, देखिए, आपका जिस तरीके से एक कहना चाहिए जो उठान था वो अभूतपूर्व था, और नरेंद्र मोदी का जो उठान है वो भी अभूतपूर्व है। ये 2 अनूठी घटनाएं हमारी राजनीति में हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको गया हुआ केस नहीं मानना चाहिए। उसकी टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब वो टक्कर किस तरीके से कायम रहती है। आमने सामने की टक्कर हो तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी की इतनी हवा के बावजूद एक बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन अब कांग्रेस जो है उसने अपनी जमीन चाहे कितनी भी खराब की हो, लेकिन खेल खराब करने वाली पार्टी के रूप में उसकी उपस्थिति जो है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो गोपाल सकती है। ऐसे में सवाल पूछूंगी, लेकिन इससे पहले आरपी सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आरपी सिंह, ये बताइए कि हम जान रहे हैं कि आप देश जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बूते, मोदी ब्रांड के बूते आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जो लोकल लीडरशिप है उसका क्या हुआ? हम जानते हैं कि हमेशा से आपने चेहरे सामने रखे हैं चुनाव के वक्त। दिल्ली की अगर हम बात कर लें, कहाँ गए वो तमाम नेता? महाराष्ट्र में हमारा चेहरा कौन था, हरियाणा में हमारा चेहरा कौन था। तो हर चुनाव की अपनी एक अलग रणनीति होती है, हर चुनाव में हम अलग ढंग से लड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो हर चुनाव की एक नीति नजर आ रही है। कैसे आप बताइए जी? जैसे यानी जो लोकल लीडरशिप है उसका नाम निशान सुनने में नहीं आता। एक आदमी के चेहरे पर आप पूरे देश का चुनाव लड़ रहे हैं। एक आदमी का चेहरा, इसमें पार्टी भी है, उसमें संगठन भी है, उसमें नीचे किया हुआ काम भी है। ये एक आदमी का चेहरा नहीं है। पर ओम थानवी जी ने 49 दिन गिनवाए। मैं चाहूँगा ओम थानवी जी कृपा करके जरा 49 दिन को याद कर लीजिए। बिजली की डुगडुगी हो जाई, आज तक लोग बिजली से तंग हैं, बिजली ना सस्ती हुई ना कुछ हुई, थोड़े दिन के लिए वो रहा मामला, उसका ठप। पानी हम 20 लीटर देंगे, आज तक लोगों के घर तक पानी पहुंचा नहीं, लोगों के घर तक सीवर नहीं है। जिस विधानसभा से मैं आता हूं वहां पर
1 तिहाई विधानसभा का सीवर लाइन नहीं है। वो सिर्फ डुगडुगी बजाना, झूठ बोलना और तमाशा करना। तमाशा करना मतलब ये जो इन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन करना, ये सब करना, समाज में रहकर सामाजिक काम करना। नहीं, चलिए आम आदमी पार्टी की बात तो हम जरूर पूछेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे भी पूछेंगे, लेकिन बीजेपी की बात बताइए हमें। दिल्ली का चुनाव देश के चुनावों से काफी हद तक अलग होता है। क्या वाकई छोटे छोटे मोहल्लों में, नुक्कड़ों में प्रधानमंत्री रैलियां करेंगे, ये सब होता हुआ हम देखेंगे? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने कितनी रैली की थी जी। वैसे जरूरत पड़ेगी, नुक्कड़ में नहीं होगी, परंतु जहां जरूरत होगी वहां रैली होगी प्रधानमंत्री की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काफी लोकलाइज चुनाव होता है दिल्ली का। क्यों लोकलाइज चुनाव होता है दिल्ली का? दिल्ली में भी जब अभी लोकसभा चुनाव हुए तब भी प्रधानमंत्री ने रैली की थी यहाँ पर, और खूब की थी। इस प्रकार जब जरूरत पड़ेगी हम तब अपने पत्ते खोलेंगे। हमारे यहाँ से कौन लोग रैली करेंगे, कौन नहीं करेंगे, उसमें प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसमें अरुण जेटली जी करेंगे, उसमें सुषमा स्वराज जी करेंगे, उसमें राजनाथ सिंह जी करेंगे, मतलब कई लोग रैली करेंगे उसमें। लेकिन काफी हद तक ये भी आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, बीजेपी का भी एक खेमा है जो ये कह रहा है कि आप जो स्थानीय लीडरशिप है उसे कहीं भी उभरने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं आपके पास कौन से खेमे की कौन सी चर्चा है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली का महामंत्री रहा हूँ और दिल्ली की टोली में भी हूँ। हमारे यहाँ तो कोई खेमा इस प्रकार का है नहीं। हम तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी जो नई पूरी लीडरशिप पार्टी की तैयार है, काम कर रही है, पुरानी लीडरशिप के साथ मिलकर काम कर रही है, ऐसा कुछ इशू है नहीं। ठीक है, वापस आती हूँ। गोपाल राय, ये बताइए कि ओम थानवी ने ये कहा कि वो लोग जो कि 24 घंटे लीडरशिप दिखा रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे अगर हिंदी में हम कहें, और सड़कों पर बिस्तर लगा के सो रहे थे, लग रहा था देश को नई राजनीति मिली है। वो लगता है कि 24 घंटे से अब जीरो बिल्कुल आवर में आ चुके हैं और पिछले 6 महीने में जो मौजूदगी नजर आनी चाहिए थी वो नहीं नजर आई है। ऐसा क्यों हुआ है? आरपी सिंह ये कह रहे हैं कि वो पूरी राजनीति, उसे राजनीति नहीं कहेंगे, वो दरअसल ड्रामा था। देखिए, पहली बात यह है कि समय परिस्थिति के अनुरूप आंदोलन का स्वरूप तय होता है। जब जरूरत थी सड़क पर उतरने की, सड़क पर उतर करके रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने बिगुल बजाया। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के बाद से पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बेईमानी से सरकार बनाने की कवायद कर रही थी, तो उसकी बेईमानी के खिलाफ भी 6 महीने से निरंतर दिन रात हम लोगों ने संघर्ष किया, और उसका प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने बाद मजबूरन विधानसभा भंग करके चुनाव में आना पड़ा है। तो लड़ाई जारी है। हम ना कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हमने चलने दिया, ना तो भाजपा के भ्रष्टाचार को चलने दिया। जहां तक आगे की बात है, आज की तारीख में दिल्ली के अंदर 2 तरह की पार्टियां हैं। एक तरफ वो है जो पिछले 6 महीने से दिल्ली में शासन कर रही है लेकिन कुछ नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और एक वो पार्टी है जिसने सिर्फ 49 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया था। उस 49 दिन के अंदर बिजली के दाम आधे किए थे, उस 49 दिन के अंदर पानी 700 लीटर मुफ्त किए थे, उस 49 दिन के अंदर वसूली बंद किए थे, उस 49 दिन के अंदर दिल्ली की सुरक्षा की गारंटी की थी, उस 49 दिन के अंदर महंगाई पर लगाम लगाया था, उस 49 दिन के अंदर दिल्ली में एक ऐतिहासिक सरकार दी थी जो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी दूसरे सरकार का उदाहरण नहीं मिलता है। हमें 49 दिन मिला था, हमने इस्तीफा दिया, हमने सोचा था लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होंगे, हम बहुमत लेकर आएंगे, लेकिन देर सही। 6 महीने तक लालच में दिल्ली की जनता को परेशान किया भाजपा ने, लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं, हम बहुमत लेकर के आएंगे और 49 दिन में जो काम शुरू किया था उसे 5 साल करके। लेकिन गोपाल राय, हम जानते हैं कि आपको इस बात का पछतावा है, आपकी पार्टी को, पार्टी के प्रमुख को, कि आपने जिस तरह से बीच मझधार में सरकार छोड़ी, लेकिन उस सब के बावजूद आपने माफी भी मांगी। लेकिन आपको लगता है वो माफी आपकी कबूल हुई है जनता के जरिए या नहीं, या वो नाराजगी बरकरार है? देखिए, सवाल यह है कि पूरी दिल्ली जानती है, दिल्ली पढ़ी लिखी है, दिल्ली जानती है हमारे पास बहुमत नहीं था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, जन लोकपाल को लेकर के जब सदन में आई, कांग्रेस जो हमें समर्थन दे रही थी, उस कांग्रेस ने भाजपा के साथ वोट किया। ये दिल्ली वालों को पता नहीं है, लेकिन 42 वोट हमारे खिलाफ गया, हमारे पास केवल 28 वोट था। हमारे पास बहुमत न होने की वजह से हमें इस्तीफा देना पड़ा। हम दिल्ली वालों से यही कहना चाहते हैं, कांग्रेस को आपने 15 साल मौका दिया दिल्ली में, पिछले 8 साल से भाजपा को एमसीडी में आपने मौका दिया है, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में मौका दिया है। आम आदमी पार्टी को एक बार पूर्ण बहुमत का मौका दीजिए, हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करेंगे और एक नई दिल्ली को, एक बेहतर दिल्ली को बना करके दिल्ली वालों को सौंपेंगे। गोपाल राय, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का 10 साल का शासन था, आपको एक फर्टाइल ग्राउंड मिला था जिसमें आपने भ्रष्टाचार के आरोप भी थे उनके ऊपर। हम जानते हैं बहुत सारे स्कैंडल हमारे सामने खुद आए थे जिनको मीडिया ने भी उजागर किया था और भी सीएजी के जरिए भी सामने आए थे। तो शायद आपको एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया था उनके खिलाफ कैंपेन करने के लिए। लेकिन बीजेपी की नई नई सरकार है, अभी देश में बिल्कुल उनकी लोकप्रियता चरम पर है,
उफान पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। आप कैसे घेरेंगे? कांग्रेस पार्टी तो शायद आपके लिए फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर के तौर पर उभर रही है। आप कैसे, किस पर वार करेंगे? आपका विपक्ष कौन है? देखिए, हमें किसी को घेरने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली के सामने दो विकल्प है। एक है 49 दिन की आम आदमी पार्टी का काम और दूसरा 6 महीने से भाजपा का काम। दिल्ली ने 6 महीने बहुत करीब से देखा है। 49 दिन बनाम 150 दिन का मुकाबला होगा, दिल्ली की जनता तय करेगी। लोगों ने करीब से इस दिल्ली को महसूस किया है। दूसरा, हमारे पास अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री बनने का एक ईमानदार चेहरा है, जिसके ईमानदारी पर, जिसके व्यक्तित्व पर आज भी कोई सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास एक नेता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को भी डर लग रहा है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर हमने जगदीश मुखी को बना दिया तो अरविंद केजरीवाल के सामने हम कहां टिकेंगे, जबकि पिछले 6 महीने से जगदीश मुखी को शेर सिंह डागर मॉडल से मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी। तो आज हमारे पास एक ईमानदार नेतृत्व है, हमारे पास 49 दिन का काम है और दूसरी तरफ भाजपा के पास 6 महीने का नाकाम चेहरा है। जो दिल्ली ने महसूस किया है, दिल्ली चाहती है एक ईमानदार राजनीति, दिल्ली चाहती है एक बदलाव, दिल्ली चाहती है एक विकल्प, और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में वो काम आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। जी, मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता जयवीर शेरगिल भी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जयवीर शेरगिल, ये बताइए कि फिलहाल तो आपकी उम्मीदें क्या बहुत ऊंची हैं या आप भी हवा किस तरफ बह रही है इसको समझ रहे हैं? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पिछले चुनाव और आज के चुनाव में बहुत कुछ बदल गया है। वहाँ के मुद्दे बदल गए हैं और उसके 2-3 स्पष्ट कारण हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात कहना चाहूंगा। पहली बात, जो आम आदमी पार्टी के अंदर की जो मूवमेंट में एक नयापन था वो जा चुका है। आम आदमी पार्टी के लीडर बड़े बड़े वादों की बात कर रहे थे, ये सब कुछ पिछले चुनाव में बोल चुके हैं, इनको मौका मिल चुका है और ये फिर भी छोड़ के भाग गए। दूसरा, पिछली बार आम आदमी पूरा केवल सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ी थी, वो था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो कहने के लिए लोगों के प्रति कांग्रेस सरकार की तरफ गुस्सा था। वो सब अब खर्च हो चुका है और अब लोग इनसे सवाल पूछेंगे, आपको जो मौका दिया था आप छोड़ के क्यों गए। दूसरा, अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट केवल इसलिए जीते थे क्योंकि सिर्फ उनका एक मुद्दा था कि शीला दीक्षित जी को हराएं। आज समा बदल चुका है, आज उनको अपनी सीट रिटेन करनी है और लोगों को जस्टिफिकेशन देनी है वो छोड़ के क्यों भाग गए। तो काफी कुछ बदल चुका है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो आज देखिए 5 महीने से ज्यादा उन्होंने दिल्ली को एक क्या करूं लुक्का छुपी खेली है दिल्ली के साथ। उनका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड ठीक नहीं, त्रिलोकपुरी जैसे हादसे हुए हैं, 1984 के दंगों के जो पीड़ित लोग थे उनकी कॉम्पनसेशन को लेकर झूठ बोला गया है। तो मुझे लगता है आज कांग्रेस, देखिए पिछली बार ही हमारा सबसे एक वर्स्ट डिफीट का था, 8 का आंकड़ा आया था, उसको हम सबसे बुरी डिफीट, आम आदमी और बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस कहूंगा, पर इस बारी वो पैटर्न रिपीट नहीं होगा और हम पूरे बहुमत से वापस आएंगे। लेकिन जयवीर शेरगिल, चूंकि आपने त्रिलोकपुरी का जिक्र किया, इसलिए कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की फिलहाल जो ताजा स्थिति है वो स्पॉइलर जैसी स्थिति है। क्यों ना धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो लगातार आप करते रहे हैं कि ठीक है हम एक सेक्युलर मोर्चा बनाएंगे, उसके नाम पर आप फिलहाल ड्रॉप कर दें और सीधे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो जाने दीजिए। नहीं, देखिए त्रिलोकपुरी का जो हादसा है, एक क्षण के लिए भूल जाइए, मैं कांग्रेस की बिहाफ पे बोल रहा हूँ। मेरे 2 स्पष्ट बयान है। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री के अंदर थी, एक भी बयान आया नहीं। उस दिन इन्होंने रन फॉर यूनिटी की, क्या कुछ किलोमीटर दूर एक मार्च ऑफ पीस नहीं हो सकता था, कोई भी इनका नेता नहीं गया। तीसरा, दिल्ली पुलिस ने सुनील कुमार वैद्य के रोल को लेकर आज तक क्या किया है। चौथा, बाईपोल इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी दिया इस बात का कि 1984 के दंगों की कॉम्पनसेशन की घोषणा की और बाद में एमएचए ने कहा, ईसी को कह दिया हमने कभी ऐसी घोषणा की ही नहीं। तो एक ये मुझे लगता है मौका परस्ती है और जब इनको लगा बिल्कुल सरकार नहीं बन सकती, तब इन्होंने जाके 5 महीने और 5 सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स के बाद जाके जवाब दिया। जी, तो मुझे लगता ठीक है जयवीर, वापस आती हूँ। फिलहाल आरपी सिंह मौजूद हैं, उनसे आपके सवालों का जवाब लेती हूँ। कई महत्वपूर्ण सवाल फिलहाल जयवीर शेरगिल उठा रहे हैं, न सिर्फ 84 के दंगों की कंपनसेशन के मामले में जो बाद में बीजेपी का बयान आया कि हाँ हमने ऐसा नहीं कहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि रन फॉर यूनिटी, एकता कैसे होगी, आप शांति मार्च जिसकी जरूरत थी निकालने की, दिल्ली में खासकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, इस सब का जवाब क्या है आपके पास? पहली बात तो मुझे गोपाल राय जी की एक बात का जवाब दे दो, जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। केजरीवाल साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरे और अन्ना जी के बीच में
फासला बढ़ाने के लिए कई 100 करोड़ रुपए खर्चा गया। मैंने हाउस के पटल पर उनसे पूछा था कि वो बता दो वो 100 करोड़ रुपए अन्ना जी के पास गया या आपके पास गया, आज तक उनका जवाब इस बारे में आया नहीं। कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा गया। तो इसलिए केजरीवाल साहब अपने आप को साफ पाक मत कहें, ये बात स्पष्ट समझें। और दिल्ली की जनता को जो ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने 20 लीटर पानी 700 लीटर पानी दिया, किसी को 700 लीटर पानी मिला नहीं। मैं जानूँ दिल्ली आज भी पानी से त्राही कर रही है। इन्होंने कहा हमने दिल्ली की बिजली का बिल अदा किया, आज तक कोई बिजली का बिल अदा हुआ नहीं। दिल्ली की आज भी बिजली का कारण दिल्ली की दिक्कत में है। ये इन्होंने एक सब्सिडी, एक ओल्ड एज पेंशन की सब्सिडी, सोशल सब्सिडी, इसमें से पैसा निकालकर उसको सब्सिडाइज किया, जहाँ तक ये बिजली के बिल के मामले। तो इसलिए ये कहना गलत है। और दूसरी बात, जहाँ तक दंगे की बात है, 84 दंगा नहीं था। 30 साल के बाद दिल्ली में जो है सांप्रदायिकता वापस आ रही है, लोग फिर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूँ। 84 में दंगा नहीं हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ। 84 में सरकार द्वारा नियोजित कत्लेआम था। ओम थानवी जी बैठे हैं, ये जनसत्ता में थे उस समय भी, इनको याद होगा, वो सरकार की ओर से नियोजित कत्लेआम था। ठीक है। अब नर्वसनेस जो है वो वापस आ रही है, उसको आप क्या कहेंगे? 30 साल बाद ये वापसी जो हो रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो लोकपुरी के अंदर शांति बहाल करने के लिए हमारे जो MP हैं महेश गिरी जी, वो गए नीचे। आप पार्टी या कांग्रेस का कोई आदमी वहां पे दिखा नहीं वहां पर जी। हमारे महेश गिरी जी ने वहां जाकर वहां पे दोनों कम्युनिस्ट के बीच में बैठकर वहां पे शांति बहाल की। इसमें कोई शक नहीं है। ये आक्षेप और जो मर्जी लगाते हैं, परंतु इनसे पूछिए 10 दिन तक इनके लोग कहाँ थे? वहां पे जमीन पे आए? एक बार जमीन पे नहीं आए। लेकिन जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि जरूरत थी शांति मार्च की, आप कर रहे हैं रन फॉर यूनिटी। नहीं, रन फॉर यूनिटी पूरे देश के लिए मैसेज। और एक डेडिकेटेड दिन हो गया पूरा। वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं था, वो पूरे देश के लिए एक मैसेज था कि हमको देश में एकता लानी है। क्या कह रहे हैं? जयवीर शेरगिल कुछ कह रहे हैं जी। मैं एक बार टोक रहा हूँ। आज हमें समझना चाहिए कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर पार्लियामेंट का जाना बहुत फर्क है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत बड़ा अंतर है। राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी, उनका कोई भी बयान आया, उनकी नाक के नीचे जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सब कुछ हुआ, और उसका उत्तर ये आ रहा है कि हमारे एक MP गए। क्या वो एक MP उस इलाके के चुने हुए MP हैं? आपके पास MP नहीं है वहां पे। आपके MP, आपके जो हारे हुए MP वो भी नहीं वहां पे गए चिंता करने के लिए। आपके वहां के नुमाइंदे गए, वहां नहीं गए। आपका कोई पार्टी का कोई दिल्ली का जो आपका अध्यक्ष है वहां तक नहीं गया वहां पे। ये कांग्रेस वर्सेस BJP का एक MP, हमारे 2 आम आदमी पार्टी के 4 का कोई रेस नहीं लग रही। मेरा सिर्फ अंतर है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आज तक क्यों कोई बयान नहीं दिया, क्यों नहीं कहा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्यों जब इंटेलिजेंस इनपुट रिपोर्ट थी दूरदर्शन पे बार बार चल रहा था, फिर भी आपने वहां पुलिस नहीं लगाई, क्यों तीसरे दिन सेक्शन 144 इम्पोज हुआ जब स्थिति 3 दिन से टेंस थी? मेरा सवाल सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उससे कांग्रेस का एक, आपके तो या आम आदमी पार्टी के 4 कोई वहां पे गिनती नहीं हो रही है। आरपी सिंह, वैलिड सवाल है, जवाब दीजिए, फिर ओम थानवी की तरफ आऊंगी। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने तुरंत इंटरवेंशन कर उस स्थिति को कंट्रोल कराया। ये नहीं की कोशिश नहीं, उसी समय कंट्रोल किया। और ये कहना कि हमारे लोग नहीं थे, क्योंकि जो स्थिति कंट्रोल होती है वो लोकल क्षेत्रीय आदमी के द्वारा होती है, वो पुलिस के द्वारा नहीं होती। वो लोकल क्षेत्रीय आदमी जब जाकर दोनों जो लोग दंगा कर रहे हैं उनको आपस में बिठाता है, बातचीत करता है, तो स्थिति ठीक होती है, तब स्थिति में ठंड पड़ती है। ये इनमें से सबके सब गायब थे सारे सारे। ओम थानवी जी, आप इस सिचुएशन को किस तरह से असेस करेंगे? क्या वाकई जब पहले चुनाव हुए थे इससे पहले, तब सांप्रदायिकता नाम की चीज दिल्ली में तो कम से कम हमने नहीं सुना था कि इस आधार पर भी कोई वोट करेगा, लेकिन अब बिजली, सड़क, पानी, नौकरी के साथ ये भी ऐड हो गया है दिल्ली में? देखिए, ये कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कहना चाहिए कि उनके स्वभाव में ये चीज़ शरीक है, और अगर ये नहीं शरीक है तो उनको ये बात साफ करनी चाहिए कि ये चीज़ शरीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए उस वक्त दंगे चुनाव से ठीक पहले क्यों होते हैं? लव जिहाद जो है उसका, चाहे वो बाद में फेल हो गया, वो अचानक चुनाव के दौर में क्यों शुरू होता है? दिल्ली में जब चुनाव सिर पे हैं, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वरना तो अब तक और मामला आगे खिंच सकता था। तो इस वक्त आप देखिए कि लोकपुरी, नंदनगरी और बवाना, मतलब जहाँ पर मतलब ये तनाव की स्थिति दिल्ली में, नाक नीचे केंद्र सरकार यहाँ पर है। एक बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहें कि किसी भी सूरत में हमको ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो मस्जिद से 50 कदम की दूरी पर किसी को माता की चौकी लगा करके उसके ऊपर मस्जिद की तरफ इस लाउड स्पीकर तानने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उससे दंगे भड़कते हैं और देश में माहौल पहले ही नाजुक है। तो कहने का मतलब ये कि पार्टी जो है वो इस मामले में ढील देती है, उसका फायदा उनका काडर उठाता है और उसका फायदा चुनाव में मिलता है, क्योंकि लोग गोलबंद होते हैं
आपके जो मतदाता हैं वो एक तरफ होते हैं। पूरा का पूरा व्यक्तित्व तो आप देखिए, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष का हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री का हो, चाहे उनके नवरात्रा के व्रत हों, चाहे उनका टोटल जो आचरण है उसमें आप कहते हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन वो कुल मिला के हिंदुत्व की राजनीति होती है। 151 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, 151 मंत्री हैं, 150 से एक ज्यादा, और सिर्फ एक उनमें मुसलमान है, राजस्थान में। लेकिन क्या दिल्ली की कॉस्मोपॉलिटन जनता इन बातों पर विश्वास करेगी, क्या वोट करेगी? देखिए, अब देश की जनता जो है, दिल्ली की जनता क्या करेगी, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतना आसान न समझे, उनकी आपके साथ में टक्कर है, मैं ये मानता हूं। इन्होंने कुछ सवाल आपके बारे में कहे थे, उनका जवाब मैं नहीं देता हूं क्योंकि मेरा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि ईमानदारी का जो मापदंड उन्होंने कायम किया, जो नैतिकता का उन्होंने कायम किया, उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। अंबानी के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत कोई सोच नहीं सकता, बल्कि अब तो हुआ ये कि नरेंद्र मोदी की पीठ पर अंबानी हाथ रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल में नहीं देखा कि कोई उद्योगपति देश के प्रधानमंत्री की पीठ पे हाथ रखे खड़ा हो। नेहरू जी ने जो है डालमिया को जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। दोस्ती हो सकती है, नहीं, लेकिन आप संदेश क्या देते हैं? अगर आपकी दोस्ती ये है तो फिर आप उसको अंदर नहीं कर सकते। आपके जो मालिक है उनकी पीठ पे भी हाथ रखते हैं, ऐसी बात नहीं छोड़ी। आपके जो आपके अखबार के मालिक, इसकी बात छोड़िए जी, इनके मालिक नहीं है, नहीं अखबार के मालिक, आपके अखबार के मालिक। मैं बहुत बड़ा क्योंकि आप कृपा करके इसको इतना बिल्कुल मत कीजिए कि कोई पीठ पे हाथ रखने वाला इश्यू पे बिल्कुल। तो जहां तक मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, दिल्ली के दंगे को लेकर, दिल्ली के दंगे को लेकर, दिल्ली के दंगे को लेकर मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जब किसी देश के किसी कोने के दंगे लेकर भाजपा का रुख बड़ा स्पष्ट है। हमारा कोई रोल नहीं है, कोई लोकलाइज कोई व्यक्ति कुछ करे उसको आप ये कह दे कि वो भाजपा के किसी अध्यक्ष ने कर दिया, माफी चाहता हूं सानी साहब, इतना बिल्कुल मत कीजिए कि कोई किसी स्तर पर कोई नीचे अपना कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको आप भाजपा के साथ जोड़ दे। गोपाल राय, आपने सवाल की जिस तरह से जो सांप्रदायिकता का नया माहौल दिल्ली में देखने को मिला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं पिछले 30 सालों के बाद जो है वापसी नजर आ रही है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से पार्टी को एक लोहा लेना चाहिए था, जिस तरह से इस बात को काउंटर करना चाहिए था, उतने कड़े शब्दों में हमने देखा नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी केवल शब्दों से काम नहीं करती है। अभी जिस त्रिलोकपुरी की आप चर्चा कर रहे थे, त्रिलोकपुरी में राजू धिंगान हमारे विधायक हैं और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने अंदर सारे समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। उसके दम पर वहां पर शांति बनी है। जिसकी बात कर रहे हैं अभी आरपी सिंह जी, बवाना के अंदर जो महापंचायत हुई थी उसमें भाजपा के नेता मंच पर क्या कर रहे थे, उस मंच पर क्या करने गए थे? जहां तक बात है अभी आम आदमी पार्टी ने, अब हमारे समझ में आ गया है कि ये प्लांटेड गेम चल रहा है और पूरे दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि अब काम के दम पर केजरीवाल से नहीं जीत सकते, इसलिए दंगों की राजनीति का बर्धस्त्र यहां पर दिल्ली के अंदर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। चलिए गोपाल राय जी, लगता है कि ये बहस बहुत लंबी खिंचेगी, फिलहाल समय समाप्त हो गया है। 304 पेज की शीला दीक्षित के खिलाफ आपकी रिपोर्ट कहां गई? सभी सम्मानित, चलिए फिलहाल दिल्ली के चुनाव में अभी वक्त है। गोपाल राय जी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, समय समाप्त हो गया है। अभी बहुत सारी चर्चाएं करनी बाकी हैं। आरपी सिंह जी माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो गया है। बहुत सी चर्चाएं करने भी बाकी हैं। दिल्ली चुनाव में काफी वक्त है अभी, और फिर से हम मेहमानों के साथ यहाँ पर पेश होंगे, हाजिर होंगे और इन्हीं मुद्दों पर दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन वाकई ये बात सच है कि पिछले 6 महीने में या 8 महीने में देखा जाए जितनी तस्वीर बदली है वो शायद पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।